हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लर्नर्स एकेडमी 8090 पर। मैं लोकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पहली पोम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट थे जो कि 26 मार्च को 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था। अमेरिका में ये जगह पड़ती है। एंड इनकी डेथ 29 जनवरी 1961 को वहीं अमेरिका में ही हुई थी। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने बहुत सारी पोएम्स लिखी जो बहुत ही फ़िलोसॉफ़िकल हैं। दे आर बेस्ड ऑन लाइफ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से जो कुछ पोएम्स हैं वो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, वर्चेस, दूसरी पोएम वर्चेस है। फायर एंड आइस आपके सिलेबस में ही है। रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस एंड रोड नॉट टेकन, रोड नॉट टेकन क्लास 9th में आप पढ़ के आए हैं। ये इनकी पोम्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी पोम्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस पोम को जब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि डस्ट ऑफ स्नो, जो कि 2 स्टेंजाज में है, 4-4 लाइन के स्टेंजाज में है, इसकी राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम के लिए सबसे पहले हम ए से स्टार्टिंग करते हैं। किसी भी पोम की राइम स्कीम जानने के लिए वी शुड कम टू द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन। लाइन के लास्ट वर्ड में आते हैं। यहाँ पर क्रो लिखा है, क्रो की साउंड ए पहले हम लेते हैं। फिर सूक डाउन ऑन मी क्रो जैसा नहीं लग रहा है इसकी साउंड, तो बी हो गया। स्नो क्रो जैसा सेम लग रहा है, तो ए हो गया। और फ्रॉम अ हेमलक ट्री, मी और ट्री एक जैसा लग रहा है, तो ये हो गया आपका बी, यानी ए बी। दूसरे स्टेंजा में देखते हैं हर्ट जो है ये किसी से मैच नहीं कर रहा, सो सी। मूड किसी से मैच नहीं कर रहा, सो डी। पार्ट और हर्ट एक जैसा साउंड कर रहा है, सो इट इज़ सी। एंड र्यूड और मूड जो है वो एक जैसा साउंड कर रहा है, तो ये हो गया डी, यानी ए बी सी डी। आपकी राइम स्कीम हो गई ए बी सी डी दोनों का। ये राइम स्कीम जानना बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लेता है, तो 1 मार्क की होती है और ये बड़ी ही आसान होती है इसको जानना और इसको फाइंड आउट करना कि कौन सी राइम स्कीम है, मैच करना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की पोएम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। सो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि दिस पोएम इज़ फ़िलोसॉफ़िकल पोएम। ये जो पोएम है फ़िलोसॉफ़िकल पोएम है और इसमें फ़िलॉसफ़ी कहीं ना कहीं दिखाई जाएगी। ह्यूमन लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो ये जो पोएम है इसका जो पब्लिशिंग हुआ था वो न्यू हैम्पशायर नाम की इनका कलेक्शन था पोएम्स का। न्यू हैम्पशायर नाम का इनका एक बुक्स का कलेक्शन था, पोएम्स का कलेक्शन था। तो उसमें इन्होंने 1923 में ये जब आया था, 1923 इसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी। और आपको एक बात और भी बता दें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका मीनिंग हम लोग कुछ यहाँ पर और समझ रहे हैं, बट रियल में उनको सिर्फ सिंबॉलिक बनाया गया है, वो है नहीं। चलो तो देखते हैं, इस पोएम को शुरू करते हैं। पोएट ही इज़ टॉकिंग, पोएट हिमसेल्फ इज़ टॉकिंग, खुद ही बात कर रहा है, खुद शुरू कर रहा है। आई का मतलब पोएट से ही है इसमें। तो रॉबर्ट
रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी। सीज़न किसका है? सीज़न है विंटर का, सर्दियों का सीज़न है ये, विंटर सीज़न है। कहते हैं द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक क्रो जो है, क्रो मीन्स रैवन, जो कौवा होता है जिसको हम कह सकते हैं, क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। सूक मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को हिलाना, यानी द क्रो इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ हेमलक ट्री। वो एक हेमलक ट्री के ब्रांच पर बैठा हुआ है। एंड द पोएट इज सिटिंग अंडर द ट्री। पोएट जो है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और पोएट बताता है कि माई मूड इज़ क्वाइट मेलंकलिक। मेलंकलिक का मतलब है उदासी भरा हुआ, सैड, ग्लूमी, बहुत उदास है, बहुत परेशान है। कहते हैं कि उसका मूड जो है वो बहुत सैड है, बहुत ग्लूमी है, मेलंकलिक है। उसका मन बिल्कुल ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। और वो वहाँ पर बैठा हुआ है, ही इज़ जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम। बैठा बैठा उसके नीचे बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, दोज थॉट्स आर नॉट गुड, जो अच्छे नहीं हैं। ओमिन थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ओमिनस थॉट्स आ रहे हैं, बुरे बुरे थॉट्स आ रहे हैं। दे आर नॉट गुड, वो अच्छे नहीं हैं। और बट बैठा बैठा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सिचुएशन है। और वहाँ पर ठीक पेड़ के ऊपर हेमलक ट्री पर, हेमलक ट्री एक्चुअली जो है, ये हेमलक का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं कि जिसके बीज बहुत पॉइजनस होते हैं। आप ये मान सकते हो कि अपने यहाँ जो वो चढ़ाने में आता है फल, क्या नाम उसका, एक पॉइजनस ट्री होता है, अभी नाम आएगा तो बताऊंगा मैं। दिस इज़ द पॉइजनस ट्री, इससे पॉइजन मिलता है। लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका का जो ट्री है ये कॉनिफर है एक्चुअली। दिस इज़ कॉनिफर, CONIFER, कॉनिफर ट्री है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इससे भी इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही पॉइजनस होती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ हेमलक, ये हेमलक की तरह होता है। बट वी नो अबाउट इट वेरी वेल, हमें ठीक से पता है कि हेमलक ट्री के नीचे ना तो हम बैठ सकते हैं, इतना बड़ा नहीं होता हेमलक ट्री। और हेमलक का मतलब धतूरा, जो हम बेसिकली अपने लैंग्वेज में जानते हैं, हाँ धतूरा। तो धतूरे का पेड़ इतना बड़ा नहीं होता है कि जिसके नीचे हम बैठ सकें और जिस पर कौवा भी बैठ सके आकर के। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये संभव नहीं है। सो ये हेमलक ट्री, हेमलक नाम रख दिया गया है। ये हेमलक ब्रिटिश में जाना जाता है। ये बेसिकली कॉनिफर ट्री है, कॉनिफर, ठीक है। तो इसको धतूरे के नाम से हम यहाँ पर अंडरस्टूड करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉनिफर ट्री नहीं होता है, वो भी जहरीला होता है, पॉइजनस होता है। तो कहता है कि ही इज़ सिटिंग अंडर अ कॉनिफर ट्री, अंडर अ हेमलक ट्री, एंड ही इज़ एक्सट्रीमली सैड, बहुत दुखी है, बहुत मेलंकलिक है। एंड देयर इज़ अ क्रो सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द हेमलक ट्री, ब्रांचेस में बैठा हुआ है वहीं पर। एंड द ट्री इज़ लेडन विद स्नो फ्लैक्स, स्नो फ्लैक्स से बिल्कुल लदा हुआ है, उस पर बर्फ़ ढकी हुई है हर तरीके से। उसके नीचे अगर ज़रा सा भी मूवमेंट होता है तो स्नो बहुत सारा गिर जाएगा। स्टेंजा नंबर 2 में कहते हैं, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सीव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। हैज़ गिवन माई हर्ट, कहते हैं कि इसने क्या किया है, ही सूक डाउन ऑन मी। वो बैठा हुआ था, उसने शूक डाउन मीन्स हिला दिया, ब्रांच को उसने जैसे ही हिलाया, सम पार्टिकल्स ऑफ द स्नो जस्ट फेल डाउन ऑन मी। कहते हैं कि जब उसने डाल को हिलाया, ब्रांच को हिलाया, तो कुछ जो पार्टिकल्स थे, जो स्नो फ्लैक्स थे, वो मेरे ऊपर गिरे। और गिरने के कारण हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। कहते हैं कि जो मेरा हार्ट अभी तक ग्लूमी था, दैट वॉज नॉट गुड, आई वॉज नॉट फीलिंग एट ऑल गुड, जो मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, नाउ इट इज़ चेंज्ड,
अभी बदल चुका है। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और कहता है कि जो टाइम मैं वेस्ट कर रहा था, आई ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड द टाइम दैट आई वेस्टेड टिल नाउ, एंड द टाइम दैट इज सेव्ड, दैट इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे दैट इज सेव्ड। कहता है कि जो पार्ट बचा हुआ है अभी दिन का, वो बच गया है क्योंकि मेरा मूड ठीक हो गया। अभी तक मेरा जो मूड था दैट वाज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं था। इसलिए अब जब जो फ्लेक्स गिरे हैं, स्नो फ्लैक्स गिरे हैं मेरे ऊपर से, इस कारण जो मेरे मन में विचार आ रहे थे, जो बहुत बुरे बुरे से ख्याल आ रहे थे, वो अब चले गए हैं और मेरा मन अच्छा हो गया है। अब इस पोएम को जब पढ़ेंगे तो इसमें हमें पढ़ने को ये मिलता है कि क्रो इज़ द सिंबल। क्रो हमारे यहाँ जो इंडियन मैथोलॉजी है, इवन ब्रिटिश मैथोलॉजी में भी हम देखते हैं। इंडियन मैथोलॉजी में जो क्रो होता है वो बैड ओमेन का सिंबल होता है, बैड ओमेन का, OMEN। ये मतलब इसको हम अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। ये ब्लैड ओमेन का हम लोग हमेशा मानते हैं कि काला कौवा दिख गया या कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट, तो हमारे मन में कुछ गलत विचार आने लगते हैं। सेम थिंग इज़ अबाउट द हेमलक। कहते हैं कि हेमलक जो ट्री है इट इज़ ऑल्सो अ पॉइजनस ट्री। अब पॉइजनस जो चीज़ें होती हैं, जो ख़तरनाक चीज़ें हैं, उनके बारे में अच्छा ख्याल कैसे आ सकता है। कहते हैं कि ये पॉइजनस ट्री है, तो ये भी एक बैड ओमेन का प्रतीक है, ये भी टॉक्सिक विचारों का प्रतीक है, इसलिए ये भी अच्छा नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। फिर कहते हैं इसके अलावा इसमें डस्ट क्या होती है। डस्ट इज़ यूजलेस थिंग्स फॉर अस। डस्ट क्या है हमारे लिए, धूल है। धूल को तो हम लोग वैसे ही यूजलेस मानते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये दीज आर नॉट गुड थिंग्स फॉर अस। डस्ट से हम कितना परेशान रहते हैं, बट पोएट कहता है, बड़ा अच्छा मैसेज देता है पॉजिटिविटी का। कहते हैं कि दीज ऑल थिंग्स, डस्ट, हेमलक एंड क्रो, ये तीनों ने, ये जो तीनों हैं, ये तीनों हमारे लिए क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविटी ला कर रहे हैं। ये हमारे लिए पॉजिटिविटी ला रहे हैं, ये हमारे दिमाग में अच्छे विचार ला रहे हैं। तो अगर गुडविल आती है इन चीज़ों से, देन वाई वी कंसीडर देम ऑमिनस थिंग्स, हम उनको गलत क्यों कहें। सो ये तो आयरनी हो गई ना कि जिन चीज़ों को हम गलत मान रहे हैं, दे ब्रिंग पॉजिटिव थिंग्स फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छा ला रहे हैं, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। सो दिस पोएम इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक एंड आयरनिकल। आयरनिकल भी है, ये आयरनी है। आयरनी का मतलब हम किसी चीज़ को जैसा समझ रहे हैं उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं हो। क्रू का रिज़ल्ट बैड ओमेन में हमने कंसिडर किया, हेमलॉक को भी हमने बैड ओमेन में कंसिडर किया, डस्ट को भी हम उसी तरीके से मानते हैं, किसी के लिए भी यूजलेस, बट दे ब्रिंग पॉजिटिव इफेक्ट। रिजल्ट कैसा आ रहा है इनका, पॉजिटिव आ रहा है। सो इट इज़ आयरनिकल। और दूसरा सिम्बॉलिकल। सिम्बॉलिक बताया, स्नो का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट स्नो से नहीं है। स्नो का मतलब समथिंग दैट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी, जो कुछ पॉजिटिविटी लाता है, कुछ ऐसी चीज़। तो ये सिंबॉलिक हो गई, आयरनिकल पोएम हो गई। हमने राइम स्कीम इसकी देख ही ली। राइम स्कीम थी इसकी A B C D C D। इसके बाद में इसका जो मैसेज है, इस पोएम में जो मैसेज आता है, जो मोरल है, इसको पढ़ने के बाद में हमें मोरल क्या पता चला, मैसेज क्या पता चला। तो एक स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर का, वो कहते हैं देयर इज़ आइदर नथिंग गुड और बैड, देयर इज़ either either nothing good or bad, but thinking makes it so, but thinking makes it so। यानी कि दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है। देयर इज़ आइदर नथिंग गुड और बैड, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है,
बट थिंकिंग मेक्स इट सो, लेकिन जो हमारी सोच है वो इसे ऐसा बना देती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में बुरा सोच रहे हैं और वो चीज़ अच्छी भी है तो रिज़ल्ट उसके कैसे बुरे आ सकते हैं। हमें किसी चीज़ के बारे में अच्छा बुरा सोचना नहीं चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। दूसरा मैसेज इसमें ये है कि अगर थिंग्स को पॉजिटिवली लिया जाए, सिचुएशन डू चेंज फॉर बेटर। इफ़ यू आर टेकिंग थिंग्स पॉजिटिवली, अगर चीज़ों को आप पॉजिटिवली ले रहे हैं, पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा, उनका जो चेंज होगा वो हमारे बेटरमेंट के लिए होगा, वो हमें अच्छा कर सकता है अगर चीज़ों को अच्छे से सोचा जाए, उनको पॉजिटिवली सोचा जाए, उनकी नेगेटिव एस्पेक्ट को ना देखा जाए। तीसरी चीज़ ये है, जैसे डस्ट है वो यूज़लेस चीज़ है, लेकिन क्या है कि यूज़लेस चीज़ें भी हमारे लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आ जाती हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आती हैं। तो इसका मैसेज ये भी हो सकता है कि नथिंग इन लाइफ इज़ स्मॉल। लाइफ में कुछ भी स्मॉल नहीं है। इवन ट्राइवियल थिंग्स, ट्राइवियल का मतलब स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो ये था डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, हम सभी ने पढ़ा, हमें पता चला कि जो पोएट कहता है कि जो टाइम मैं अभी तक वेस्ट कर रहा था वो एक डीड के कारण, एक चीज़ ऐसी हो गई जिसने पूरे टास्क को बदल दिया, पूरे मूड को बदल दिया। मेरा हाफ डे लगभग बेकार हो चुका था, रिग्रेट में जा चुका था, र्यूड हो चुका था, वो रिग्रेट में जा चुका था। बट इस एक्ट के बाद में जो एक्ट ओमिनस थिंग्स ने किया, जो डस्ट ने किया, जो हैमलेट ने किया, जो क्रो ने किया हमारे लिए, वो पूरा का पूरा दिन हमारा सेव हो गया। और अब मैं अच्छे विचारों के साथ में अपने बचा जो टाइम है, जो दिन बचा हुआ टाइम शेष रह गया है, उसका हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ और रह जाती है वो होती है कि आपने इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज की हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं एक बार फटाफट। पोएटिक डिवाइसेस में पहला तो हम हमेशा ये जानते हैं कि एलिट्रेशन ज़्यादातर मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं राइम स्कीम हमने पढ़ ली है। एलिट्रेशन में आप दिखेंगे हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट। एलिट्रेशन क्या होता है, पहले एलिट्रेशन की स्पेलिंग लिख लें, ALLITERATION। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब हिंदी में जिसको अलंकार बोलते हैं, एक ऐसा अलंकार होता है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब देखो, इसमें एच जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये रिपीट करता है। हैज़ में आप देखेंगे एक ही लाइन में दो बार एच एच रिपीट किया है, हा साउंड जो था वो रिपीटेड हुआ है। ऐसे ही इसमें तीसरी लाइन में देखेंगे सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड में एस है और सम में भी एस है। तो इन दोनों में जो एस की साउंड है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रही है। तो पहला तो हो गया एलिट्रेशन। इसके बाद में इंजैम्बमेंट बहुत ही आसान होता है, पहले स्पेलिंग लिख लेते हैं, इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट में क्या होता है कि एक जो लाइन होती है वो अगर बिना कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप के दूसरी लाइन में चलती रहती है, यानी कि अगर कोई एक सेंटेंस उस लाइन में फिनिश नहीं हो पाता है, अगर कोई एक थॉट, एक आइडिया उस लाइन में फिनिश नहीं हो पा रहा है और वो कंटिन्यू रन कर रहा है दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, तो वहाँ पर इंजैम्बमेंट होता है। इसमें आप देखेंगे द वे अक्रो, इसके बाद में कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन नहीं है, कॉमा नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी लाइन में ऐसे ही चला जाता है, तीसरी लाइन में ऐसे ही चला जाता है, चौथी लाइन में ऐसे ही चला जाता है, और इवन लास्ट में फुल स्टॉप लगा है आकर के। तो इसमें पूरे में इंजैम्बमेंट दिया गया है। इंजैम्बमेंट समझ गए आप? जब हम
किसी भी लाइन अपने थॉट को जब हम आगे बढ़ाते हैं, आइडिया को आगे बढ़ाते हैं विदाउट यूजिंग कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ ऐसे करके, और लाइन लाइन नीचे हर एक नई लाइन में हम उसको ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं, तो वहाँ पर इंजैम्पमेंट होता है। इसके बाद में एसोनेंस देख लेते हैं। जैसे हमने एलिट्रेशन देखा वैसे हम एसोनेंस देख लेते हैं। बहुत ही इजी सा होता है एसोनेंस भी। एसोनेंस में क्या होता है, जो वॉवेल साउंड होता है, वॉवेल साउंड, उसको हमें देखना होता है कि अगर वॉवेल साउंड लाइन में कंसेक्यूटिवली आ रहा है 2-3 बार, तो हम उसको एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच के रूप में कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं कहाँ पर है एसोनेंस। एसोनेंस जब हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि शूक, हाँ सेकेंड ही लाइन में ये देखो, सूक डाउन ऑन मी, सूक, सूक में देखो डबल ओ ये है, ये आपका क्या है, वॉबल साउंड है। डाउन में देखो एक ही लाइन में ओ फिर से आ गया है, फिर इसके बाद में ऑन में ओ फिर से आ गया, यानी जो ओ की साउंड है वो लगातार उसमें आ रही है, कंसेक्यूटिवली वर्ड्स में आती चली जा रही है। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एसोनेंस हो गया। जैसे एलिट्रेशन में जो होता था वो कॉन्सोनेंस साउंड होती थी, एसोनेंस में वॉबल साउंड होती है। तो एसोनेंस हो गया, कॉन्सोनेंस हो गया, राइम स्कीम हो गई, इंजैम्पमेंट हमने पढ़ लिया, सिम्बोलिज्म आपको बता ही दिया इसमें कि ये सिम्बॉलिक पोएम है। आयरनी भी आपको बता ही दी, आयरनी कि आयरनी कहाँ पर है। जिन चीज़ों को हम जैसा कंसीडर करते हैं, अगर उसका रिज़ल्ट उसके ठीक उल्टा आ रहा है तो हम आयरनी करते हैं उसमें। जैसे इसमें स्नो क्या नाम, क्रू को भी आयरनिकल माना गया, हेमलॉक को भी आयरनिकल माना गया, डस्ट को भी, लेकिन इनके जो इफ़ेक्ट है, जो रिज़ल्ट है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। तो यहाँ पर आयरनी का भी यूज़ किया गया है। इन्वर्जन भी मान ही सकते हैं। इन्वर्जन वो होता है, इन्वर्जन, हालांकि ये ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ये पढ़ना ज़रूरी है, ग्रामर में भी आता है। इन्वर्जन जब होता है जब हम पहले वर्ब का यूज कर लेते हैं और सब्जेक्ट का हम बाद में यूज करते हैं, तो वहाँ पर इन्वर्जन होता है। तो इस पोएम में जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन आपने देखा, पहले हमने क्या यूज कर लिया है, वर्ब का यूज कर लिया, बाद में हमने सब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो इस तरीके से जब सेंटेंस एक पूरा ऑर्डर में नहीं होता है तो वहाँ पर हम उसको इन्वर्जन बोलते हैं। वो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो आज की पोम में, आज की वीडियो में हमने डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ा, दैट वाज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें और लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।